जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। मानसी कुमारी, अजीत, बिट्टू, अभिषेक, जुगल, संदीप, शिवानी, शिव कुमार, कुलसी कुमारी, तनु, पल्लवी, सुमित, अवधेश, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पहुंच चुके हैं तुगलक वंश पर। यानी कि तुगलक वंश आपका क्या बोलेंगे, पहले गुलाम वंश था, फिर खिलजी वंश है जो हमारा थोड़ा सा बाकी रह गया है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम तुगलक वंश पर आएंगे। ठीक है, तो कल की चीजों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आपको, अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन किए। घोड़ा दागने की प्रथा, सैनिकों का हिलिया, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो मूल्य थे आपका बाजार में, बाजार को उसने कंट्रोल किया। तो ये सब उसने किया था, ये हमने पिछली क्लास में बात भी की। जो मंडियों का गठन किया था इसने, मंडी बाजार के लिए, तो उन मंडियों में प्रमुख एक रखा गया आपका सहना ए मंडी। क्या बोलते हैं उसको? सहना ए मंडी कहते हैं, जो मंडियों को, बाजार को कंट्रोल करता था और वहां का एक अधिकारी था। गुप्तचर भी इसने रखे। गुप्तचर बोलते हैं स्पाई को, जानते हो, जासूस। तो जो गुप्तचर हैं, गुप्तचर को बरीद कहते थे। गुप्तचर को क्या कहते थे? गुप्तचर को बरीद कहते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई है कब? अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई है 1316 में, जलोदर रोग की वजह से। पेट का रोग है एक, आंतों में परेशानी आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्या बोलोगे? अलाउद्दीन खिलजी की मौत 1316 में। तो गद्दी पर कब बैठा था, कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। आप कहेंगे 1296 से भैया 1316 तक रहा। कैसे उत्तर भारत को इसने जीता, कैसे दक्षिण भारत को इसने जीता, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। अलाउद्दीन के निर्माण कार्यों पर आ जाते हैं। हजार खंबा महल दिल्ली में बनवाया, सीरी का किला दिल्ली में बनवाया, जमैयत खाना मस्जिद दिल्ली में बनवाई, अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा जो साउथ गेट है, दक्षिण दरवाजा है किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। एक बार बोलेंगे, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसको बनाया था उत्तर भारत की पहली मस्जिद, जिसको मैंने आपसे कहा था। तो आप कहेंगे भैया इसको तो ऐबक ने बनवाया था। तो इसी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का क्या था, है दक्षिणी दरवाजा है। ठीक है, आगे आएंगे। हौज खास, भैया जी मुगलों का इतिहास मत पढ़ाया करो मेरे दोस्त। अगर तुमको इतिहास नहीं पढ़ाया गया ना, देखो परीक्षा में तो आता ही आता है, वो तो एक अलग इंपॉर्टेंट, लेकिन तुमको ये इतिहास नहीं पढ़ाया गया ना, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार क्या हुआ है। तुमको ये पता ही नहीं चलेगा इतिहास क्या है। इतिहास सिखाता है कि आपके साथ क्या हुआ, पुरानी घटनाओं से आपको सीखना है। तो जब मुगलों के बारे में नहीं पढ़ोगे तो नहीं जान पाओगे ना, बाहर से जो आक्रमणकारी आते हैं वो क्या हाल करते हैं। और जब जान जाओगे तो सचेत हो जाओगे। ठीक है, हौज खास ये सब दिल्ली की इमारतें हैं। तो कभी भी पूछेगा, हजार खंबा महल, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद। ठीक है, क्या जी? और हौज खास। अब एक बच्चे ने जैसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा है, कह रहा अलाई दरवाजा कहाँ है। तो मैंने बोला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, ये आपको मैंने बता चुका हूं, दिल्ली में। उसी का गेट है, तो गेट तो किसी दूसरे राज्य में नहीं होगा। तो गेट भी कहाँ है? दिल्ली है। ओके, आगे चलें। अलाउद्दीन के बाद गद्दी पर मलिक काफूर 36 दिन के लिए बैठा है। 36 दिन के लिए। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कभी खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में जो ये इनका सेनापति था, कौन सी विजय की थी इसने? दक्षिण विजय। 1308 से लेकर के 1311 तक जो भी कुछ जीता दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी इतना पावरफुल नहीं था। अलाउद्दीन को ताकतें मिली हैं दक्षिण जीतने के बाद, और उसको पावरफुल किया है किसने? मलिक काफूर ने। और ये जो मलिक काफूर है, आप बाकी सेनापति देखो ना, मैंने बताया कि
जब रणथंबोर गए तो नुसरत खां मारा गया, पराजित हुए थे ना, वहां वो हार गए। तो और सेनापति इसके मजबूत नहीं थे? मजबूत सेनापति था मलिक काफूर। और मलिक काफूर का एक इतिहास जो तुमसे छिपाया गया कि मलिक काफूर हिंदू था। यहां अत्याचार की आप सीमा देखें इन विदेशी आक्रमणकारियों की, कि मलिक काफूर एक हिंदू था, मणिक नाम इसका था। पहले इसका पुरुषत्व छीना गया इसकी सुंदरता की वजह से। पुरुषत्व मतलब इसके गुप्तांग खत्म करके और इसको हिजड़ा बनाया गया। सोचो एक बच्चे का कितना शोषण हुआ होगा। तो ये राजा लोग जो थे, सुंदर लड़कियां तो छोड़ो, सुंदर लड़कों को भी नहीं छोड़ते थे। उसी अत्याचार का शिकार है मलिक काफूर। बहुत इंटेलिजेंट। मणिक बेचा गया था इसको कहां? खंबात, गुजरात के बाजार में। फिर जब अलाउद्दीन खिलजी का अभियान हुआ, गुजरात अभियान, तब वहां से ही तो लेके आए। 1000 दिनारी इसी को कहा गया। लेकिन इतना इंटेलिजेंट और इतना, मतलब आप समझ सकते हैं, शोषित व्यक्ति था जिसका शोषण किया गया है। मतलब कुछ से कुछ जिसको बना दिया गया उसकी सुंदरता की वजह से। तो क्या बोलेंगे? मलिक काफूर के बाद गद्दी पर, यहां तो मलिक काफूर आ गया 36 दिन के लिए और क्रूरता से आया, ऐसे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के लड़कों की आंखें निकलवा ली इसने। बोलो मेरे साथ अत्याचार हुआ, अब बारी आई है। लेकिन सब लोगों के षड्यंत्र का यह भी शिकार हुआ। 36 दिन ही गद्दी पर रह चुका। मलिक काफूर के बाद जो गद्दी पर आया वो मुबारक शाह खिलजी है। मुबारक शाह खिलजी, ठीक है भैया। हिजड़ा क्या होता है भैया? एक पुल्लिंग हो गया, एक मेल एक फीमेल, और उसके बीच की जो कड़ी है, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी को हम पागल बादशाह कहते हैं। पागल बादशाह। पागल क्यों जी? अगर कपड़े उतार लिए सब और दरबार में दौड़ लगा रहा है, नंगा भाग रहा है दरबार में, तो जो कितना मूर्ख आदमी है। एक आदमी से इसको प्यार हो गया मुबारक शाह खिलजी को, मुबारक हसन। उससे बड़े दरबार में ऐसे गले लगाता, चिपकता उससे, कहता यार बड़ा कमाल आदमी है। आदमी प्लस आदमी, बोला हटो। तुम कहोगे खिलजी वंश के जो शासक थे ये क्या लड़कों से प्यार करते थे? अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर से प्यार करता था, समलैंगिक था वो भी। ऐसा ही है मुबारक शाह खिलजी है, नंगे भागता था दरबार में। मुबारक शाह ही इसकी मौत का कारण बना। मुबारक हसन नंगे दरबार में दौड़ा करता था मुबारक खिलजी। ये मुबारक हसन कौन है? जिससे ये ज्यादा चिपकता था भरे दरबार में, कहता मुझसे प्यार कर। मुबारक हसन जब इससे परेशान हो गया, बोला बेटा प्यार तो उससे मैं एक दिन करूंगा बहुत सारा, और बाद में इसकी इसने गर्दन काट दी। गर्दन काट दी मुबारक हसन ने, बोला ले प्यार। दूसरे जान को ही आगा बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं किसकी? मुबारक की, तो मुबारक शाह खिलजी जो है ये स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला, कहने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। तो मैंने बोला कि खलीफा जो पद था उसका राजा बड़ा सम्मान करते थे। इल्तुतमिश जैसे लोगों ने खिलअत प्राप्त की, खलीफा से जाकर के अपॉइंटमेंट लेते थे कि मैं राजा हूं आशीर्वाद दो। इसने बोला, ये इतना पागल था, इसने बोला कोई खलीफा नहीं है, मैं खलीफा हूं, हम है राजा। क्या कह रहा है? हम है खलीफा, कोई खलीफा नहीं है। नंगे भाग रहा है दरबार में, लड़कों से चिपक रहा है पागल या नहीं है? ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, मार्को पोलो इटली से अलाउद्दीन के समय पर आया। अलाउद्दीन से मीन्स अलाउद्दीन खिलजी। इंपॉर्टेंट बात है, कहीं किनारे पर मार्क करके रखेंगे। और ये फोटो लगा हुआ है, ये मलिक काफूर का ही फोटो लगा हुआ है, ठीक है। तो दिक्कत आगे आएंगे। अब आते हैं हम आपका, दो वंश हम दिल्ली सल्तनत पे पढ़ चुके प्यारे बच्चे। गुलाम वंश एक बार बताएंगे कब से कब तक गुलाम वंश रहा? तो आप कहेंगे 1206 से 1290 गुलाम वंश रहा भैया। ऐबक से लेकर के कैमुर्स तक हम पढ़ चुके, और जलालुद्दीन से लेकर के, यानी कि 1290 से लेकर के 1320 तक हम खिलजी वंश को पढ़ चुके। खिलजी वंश में महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी है जिससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब आते हैं हम तुगलक वंश पर। तो कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये तुगलक वंश का संस्थापक है और ये गवर्नर था, एक राज्यपाल था ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से ही। ये किसका राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी का ये राज्यपाल था। राज्यपाल था अलाउद्दीन खिलजी का। अब एकदम से जब मौका मिलता है, देखा इसने खिलजी वंश के जो शासक हैं उनका पतन हो रहा है, कमजोर हो रहे हैं, तो मौका देखकर गद्दी पर कौन आ गया? आपका गयासुद्दीन तुगलक। इसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का अर्थ एक बार बोलेंगे क्या होता है? कमेंट सेक्शन में मैंने आपको बताया था, जो विधर्मी का कत्ल कर दे। विधर्मी मतलब जो इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रहा है, उसकी गर्दन काट दो और तुम गाजी बन जाओगे। ये उस समय के जो ये शासक थे, इन्होंने हिंदुस्तान में ये किया। कभी ने किया। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं, बोलते भैया आप क्यों टारगेट कर रहे हैं ऐसे, इस्लाम के बारे में आप क्यों कहते हैं तलवार के दम पे फैला? क्योंकि मैं, प्यारे बच्चे, अपने छात्रों की या किसी धर्म विशेष की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इनकी जो हकीकत है, इनकी हकीकत है कि इन्होंने जो लोग दूसरे धर्म थे उनके ऊपर अत्याचार करके, उनको तमाम तरह की प्रथाओं में बांध करके, बटे हुए लोगों पर अपना शासन करके उनका कन्वर्जन इन्होंने किया और बड़े स्तर पर किया। बलबन ने पूरे पंजाब क्षेत्र का कन्वर्जन कर दिया तलवार के दम पर। तो ये जो कन्वर्जन हुआ है बाकी धर्मों में, आप दें अपनी पिछली पीढ़ियों में, पिछली से पिछली, पिछली से पीढ़ी, आप रिसर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई बहुत सारे हिंदुस्तान में, बहुत सारे क्या, सभी लोग कन्वर्टेड है। कुछ लोग होंगे जो बाहर से आकर के बस गए होंगे, है ना? तो वो किसी धर्म विशेष की नहीं, इन अत्याचारियों की कहानी है। ये जो अत्याचारी, गयासुद्दीन तुगलक गाजी की उपाधि धारण की। गाजी आप समझ गए? नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन है, बहुत पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको हमेशा बताता हूं क्यों कन्वर्जन हुआ, क्यों रोकने वाला कोई नहीं था। क्योंकि मैं फिर आपसे कहता हूं, आप लोग जातियों में बटे हुए लोग, हम लोग जातियों में बटे हुए लोग थे। सोचो ना यार, थोड़े से लोग बाहर से आए और पूरे देश को लीड कर लिया, जिसमें हमारे लालची लोग उनके साथ शामिल हो गए, डर से, भय से। तुमसे नहीं बनाया जा रहा था डर, तुम पैदा करते उस खौफ के माहौल को। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो हमारा हिंदू धर्म है, ने कभी अपने ऐसे प्रचार प्रसार के लिए बाकी सीमाओं में जाकर के कुछ नहीं किया। हमने लोगों को शिक्षा दी है, अगर वो प्रभावित होकर कहें, लेकिन हमने तलवार के दम पर कभी नहीं किया। आएंगे जो तुगलक वंश है, गयासुद्दीन तुगलक, इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया। क्या बोलोगे? तुगलक वंश के शासकों ने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया। भैया बहुत सारे लोग तो इनको अच्छा बताते हैं बिल्कुल बता सकते हैं, क्यों नहीं? हर व्यक्ति में एक अच्छाई होती है, हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज जो आए, इन्होंने रेल की पटरियां बिछाई, तो रेल की पटरियां इन्होंने आपके लिए बिछाई या अपने लाभ के लिए बिछाई? लूटने के लिए, आपका सामान ढोने के लिए, आपकी चीजों को बाहर भेजने के लिए, अपने हथियारों को पहुंचाने के लिए, टेक ओवर करने के लिए। लोग कहते हैं मुगल तो भैया कुछ लेके ही नहीं गए। इवन मुगल हमको देके गए, देके क्या है, इनके बाप का था क्या, इनके दादाजी ने कमाया था? ये हिंदुस्तान का है। लाल किला जो बना वो यहां के मजदूरों ने बनाया ना, यहां की मिट्टी से बना। इनके क्या पिताजी कहीं और से लेके आए थे क्या? कहीं से, हमारे देश का था ना। तो मैं आपके घर में आऊं और आपके सारे सामान पे कंट्रोल करके बैठ जाऊं, बोलूं मैं आपके घर से कुछ नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आप अपने घर में कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे घर में जो सेफ है, बाइक है, गाड़ी है, साइकिल है, इस सब को मैं कंट्रोल कर लूं और बोलूं ये मेरा है, मैं लेके कहीं नहीं जाऊंगा इसको,
लेकिन तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हारा नहीं है। ये लूट में और कंट्रोल में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। मुगल नहीं लेके गए कहीं, लेकिन मेरे दोस्त उनका आप प्रयोग तो नहीं कर सकते थे, आप तो दबे हुए थे ना। आगे आएंगे। तुगलकाबाद दिल्ली में है और 56 कोट कहां है? ये दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली के 1325 के बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर मौत हो गई थी, जो कि जो कि एमबीटी द्वारा बनवाया गया था। तो कहां गया था? गुजरात अभियान में। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली से बंगाल यहां गया। यहां पर एक व्यक्ति है, निजामुद्दीन ओलिया। याद है पॉपुलरिटी कितनी पॉपुलरिटी थी? कि सूफी संत थे, लोगों को शिक्षित कर रहे थे। लोगों के बीच की जो खाई थी, स्पेशली सिया सुन्नी के बीच की जो खाई थी, उसको खत्म कर रहे थे। सब लोगों के बड़े पूजनीय थे, फॉलोअर थे इनके सब लोग। जब आपका ये चला गया बंगाल, मैं आपको बता रहा हूं कि गयासुद्दीन तुगलक, क्या बोलोगे? जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कंपैरिजन करो ना। निजामुद्दीन ओलिया एक बेहतरीन इंसान है, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक नहीं हो सकता। गयासुद्दीन तुगलक को देखा कि निजामुद्दीन ओलिया जो एक बहुत एजुकेशन लोगों को दे रहे हैं, लोगों के जो मिथ है उसको दूर कर रहे हैं, तो फॉलोअर तो सीधी सी बात है, जो सही ज्ञान देगा उसके फॉलोअर बढ़ेंगे। पॉपुलैरिटी इतनी हो गई कि इतने लोग दरबार में जीएसटी के में नहीं रहते थे जितने लोग निजामुद्दीन ओलिया जी के दरबार में रहते थे। भीड़, सैकड़ों लोग जा रहे हैं। दिल्ली में इनका भी निवास था, दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक भी था, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा। लोगों ने भड़काया गयासुद्दीन तुगलक को। और समझना, तुम यहां से अपने जीवन में इसको अप्लाई करना। तुमको कोई आके भड़काए तो तुम उसके बहकावे और भड़काने में मत आना। तुम अपनी बुद्धि से सोचना कि क्या सही है। इसको लोगों ने भड़काया कि गद्दी जाने वाली है, निजामुद्दीन ओलिया दिल्ली की गद्दी को टेक ओवर कर लेंगे। लेकिन भैया, फकीर संत का गद्दी से क्या काम है? उन्होंने तो किसी का दरबार तक नहीं देखा। किसी के दरबार उनको लालच होता गद्दी का तो राजाओं के दरबार में जाते ना, राजाओं से अपने राजनीतिक संबंध रखते, किसी से कोई संबंध नहीं। इसने लोगों के बहकावे में आकर के निजामुद्दीन ओलिया को खत लिखा, लेटर लिख दिया। बोला, ओ ओलिया, इतने में वापस दिल्ली आऊं ना, इतने में वापस दिल्ली आऊं, दिखना नहीं चाहिए दिल्ली में। बड़े मतलब कहते हैं बदतमीजी के साथ में पत्र को लिखा गया कि मैं वापस इतने दिल्ली आऊं तो दिल्ली से तुमको चले जाना है, वरना आकर के यहां बंगाल के अभियान को भी दबाया, अभी आकर के तुमको दबाऊंगा। निजामुद्दीन ओलिया ने पढ़ा चित्र, सूफी आदमी, उनके जीवन मरण क्या है। बोला ठीक है, एक लेटर भेजा वापस। हनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है सफलता में अभी देरी है। ये ओलिया ने गयासुद्दीन से कहा था। और दिल्ली से थोड़ी ही दूर क्या बोलते हैं, लकड़ी के महल में क्या हो गया? गयासुद्दीन तुगलक दब के मारा गया। कहते हैं कि वो साजिश में एमबीटी का हाथ है, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि साजिश में हाथ नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं? तो गद्दी पे कौन आता है फिर? आपका एमबीटी। एमबीटी बोले तो जीएसटी के बाद में, गयासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसको दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक। तो भैया क्या इंजीनियरिंग कर रखी थी क्या इसने, या पीएचडी कर रखी थी? ऐसे शिक्षित नहीं होता था पहले, स्कूली शिक्षा तो थी नहीं।
शिक्षित होने का मतलब था पहले कि जो ये लोग इनके शिक्षक होते थे, उनके द्वारा भाषाओं का कितना इनको ज्ञान है, लिखना ये कितना जानते हैं, कितनी भाषाओं को ये समझते हैं। रक्त पिपासु भी कहलाया, मतलब शिक्षित भी है। रक्त पिपासु मतलब भैया खून पीने वाला, खून चूसने वाला। क्यों खून चूसने वाला, क्यों? ये किसने कहा पढ़ा लिखा आदमी खून चूसने वाला नहीं हो सकता? खून चूसने वाला क्यों इसलिए कहा गया कि जनता, जो जनता थी, उसको बड़ा इसने इधर से उधर भगाया है। ये बेचारा सोचता तो था जनता के भले की, लेकिन जनता का भला नहीं हो पाता था। भैया उस समय भी क्या चिट्ठी लेटर कहा जाता था, अरे यार मेरी बात का तुम सार समझा करो, तुम चिट्ठी लिख लो। खून को पीने वाला, ये जनता के लिए भला करना चाहेगा भी। मैं बताऊंगा कौन कौन से अभियान है इसके, ठीक है। इसके अन्य नाम है मलिक फकरुद्दीन, ये इसके बचपन का नाम है। जूना खां के नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। उलूक खां के नाम से भी इसी को जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान से देखना, इसके 4 असफल प्रयोग जिनके लिए इसको जाना जाता है। 4 प्रयोग, ठीक है। इसके 4 असफल प्रयोग कौन कौन से हैं? पहला प्रयोग है इसका राजधानी परिवर्तन का। राजधानी परिवर्तन यानी राजधानी कहां थी? दिल्ली में। दिल्ली से बोला कि राजधानी को लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी लेके गया लोगों को, और देवगिरी का नाम बदल करके क्या कर दिया इसने? दौलताबाद। अभी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, अभी सरकार ने इसका नाम बदल के फिर से क्या कर दिया है? देवगिरी कर दिया। लोगों से बोला कि ये दिल्ली सेफ नहीं है, अब चलते हैं उधर आपका दक्षिण में। सब लोग अपने सिर पे बक्से वगैरह रख करके, और जनता ये 2000 किलोमीटर दूर पहुंच गई। सोचो क्या हाल हुआ होगा। कुछ दिन बाद क्या हुआ, यहां पर प्लेग बीमारी आ गई आपका, और बहुत सारे जब लोग इधर से उधर जाते अपनी जगह छोड़ करके गए तो उनका मन नहीं लगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने पूछा कि ये जनता परेशान क्यों है? उसने बोला इसके लोगों ने कि जी ये इनका मन जो है वो खुश नहीं है यहाँ आकर के। बोला अच्छा, बोला वापस चलो। फिर से सब संदूक रख के अपने सिर पे चल रहे हैं वापस। तो खून पी रहा लोगों का, नहीं पी रहा? खून पिया लोगों का, नहीं पिया? बिल्कुल पिया खून। तो प्यारे बच्चे, भैया किताब में 1320 से 1398 दिया हुआ है तुगलक वंश का शासनकाल। ये क्यों दिया होता है ये मैं आपको भी बताऊंगा, आज ही की क्लास में जानोगे, ठीक है। तैमूर लंग के आक्रमण यहां पर हुआ था, उसकी वजह से उसको बोलते हैं, वो समझाऊंगा आपको क्यों, कई किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे पहला अभियान। दूसरा, इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई चीन की तर्ज पर। चीन के बहुत सारे राजाओं ने चलाई थी, चीन की तर्ज पर। टोकन मनी जिसको हम बोलते हैं, जो किस चीज की? कांसे की बनी हुई थी। सांकेतिक मुद्रा मतलब सच में उसकी वही कीमत है। जैसे आपका नोट है जिस पर मंगलयान बना हुआ, 2000 का नोट देखा है? तो क्या 2000 के नोट को बनने में 2000 का खर्चा आता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आता। लेकिन किसी मुद्रा को बनाने में, मान के चलो हमने सोने की कोई चीज बनाई, और उसकी जो कीमत है उसको बनाने में भी उतना ही खर्चा आए, उसको हम बोलते हैं कि कीमत बराबर है लागत के, वो सांकेतिक मुद्रा है। तो ये कांसे की बनी थी, लेकिन ये भी नहीं चल पाई। खुरासान अभियान के लिए इसने 1330 में सेना भेजी। खुरासान अभियान के लिए इसने सेना भेजी, तो क्या बोलोगे आप? कहेंगे कि इराक को विजित करने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान वाला क्षेत्र किसका था? पाकिस्तान अफगानिस्तान ये अपने ही थे। तो इराक वाले क्षेत्र को विजित करने के लिए, लेकिन इसमें से बहुत सारी सेना इस अभियान में ही मारी गई। ऐसा ही एक अभियान इसने किया प्यारे बच्चे, कराचिल अभियान। हिमाचल और चीन वाले क्षेत्रों के आक्रमणों को बचने के लिए कहते हैं कि मात्र एक सैनिक ही जिंदा बचा। सब लोग इस अभियान में इस ठंड का शिकार हो गए, ठीक है। ये हमेशा याद रख लेना।
भैया चीन में किसने चलाई थी? चीन में प्यारे बच्चे एक शासक था कुबलई खां, जिसने ये सांकेतिक मुद्रा वहां चलाई थी, कुबलई खां। ठीक है, कोई दिक्कत? आ गया। 2 आब कर में वृद्धि 1/2 कर दी इसने, 1/2 कर दी। 2 आब क्या होता है? देखो, आप लोग इतनी बात जानते होंगे कि गंगा जी कहां से निकलती हैं? उत्तराखंड में गंगोत्री से, और यमुनोत्री से निकलती हैं यमुना जी, फिर जाकर के संगम में मिलती हैं। तो ये कौन है? ये यमुना नदी बहती हुई जा रही है इस दिशा में, और ये अपनी गंगा जी हो गई, ये इस दिशा में बहती हुई जा रही है। तो इन दोनों के बीच का, दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम दोआब कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको हम दोआब कहते हैं। दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, दोआब। भैया इसके सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है? बेटा जब कभी आगे परीक्षा की तैयारी करें तो जानना है ये सारी चीजें, वो मैं भी बता सकता हूं। मेरा मन आप लोगों से ये करता है कि मैं दीवाने अमीर को ही कि आपको सारी हकीकत बताऊं, लेकिन इस तरह के इतिहास को पढ़ने के लिए हमको एटलीस्ट 1 साल चाहिए, पूरा 1 साल, लेकिन ना वो समय आपके पास है ना मेरे पास। इसका बड़ा दुख होता है। 1/2 कर दिया गया किसानों के लिए। जब इसने टैक्स बढ़ा दिया दोआब में, जो फसल उत्पादन होता था उसको इसने आधा कर दिया, लेकिन कहते हैं कि यहां पर बाढ़ आई। बाढ़ आई तो किसानों को, फसल जो थी किसानों की, वो बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई तो किसानों के लिए इसने दीवान ए अमीर को ही बनवाया। दीवान ए अमीर को ही बनवाया। भैया हमारे यहाँ नोट छपते हैं इतने सारे, फिर गरीबी क्यों? बेटा नोट छपने से गरीबी दूर नहीं होती। नोट ज्यादा छाप दिए तो बहुत सारे देश बर्बाद हो गए हैं। नोट का एक बैलेंस बनाना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ो, या किसी दिन कभी मैं फ्री रहा तो आपको ये समझाऊंगा कि हम लोग नोट क्यों नहीं छाप लेते। वो आप देख लोगे, बहुत सारी वीडियो है, वो समझ सकते हो आप। मेरा दोस्त, देश खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ज्यादा करेंसी छाप ली तो। बहुत सारे देशों में ऐसा भी हुआ है कि एक पार्ले जी का बिस्कुट, जैसे इतने बिस्कुट के साइज को लेने के लिए एक बुग्गी नोट लेकर जाने पड़ते थे, ट्रॉली में नोट लेकर, इतने नोट लेकर एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। मारे जाओगे। किसानों के लिए दीवाने अमीर को ही बनवाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवाने अमीर को ही, ये किसानों की मदद के लिए। किसानों को यहां पर इसने क्या दिया? तकावी ऋण दिया, मदद के लिए, फसल के लिए, ताकि फिर से वो अपनी फसलों को पैदा कर पाए और उनको एक मदद मिल पाए। तकावी ऋण, टैक्स, क्या बोलोगे इसको? इसने तकावी ऋण दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। इसी के समय इब्न बतूता मोरक्को से 1333 में आया। मोरक्को से, बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी यात्री है, और जिसने इसके समय का इतिहास लिखा है। इतिहास लिखा है, क्या बोलोगे? इसकी किताब का नाम है किताबुल रेहला, जिसको हम रेहला के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत विद्वान व्यक्ति था। तो जब ये दिल्ली आया, और इसकी विद्वता से खुश होकर, इसके इंटेलिजेंस से खुश होकर, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया। काजी का मतलब क्या होता है जी? जज। भाई इनका भी अपना न्याय विभाग होता था। इनके यहां भी कोई व्यक्ति अगर गलती करता था, उसको दंड दिया जाता था, तो उस न्याय विभाग का प्रमुख किसको बनाया? इब्न बतूता, बगल में जूता। ठीक है, तो दिक्कत? अपना दूत बनाकर इसको कहां भेजा था इसने? चीन भेजा, मतलब अपने मैसेज भेजने के लिए। ध्यान से देखना भैया, तकावी ऋण क्या होता है? मैंने बोला ना, आज के टाइम में आप केसीसी जानते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। सरकार क्या करती है? किसानों को लोन देती है ताकि वो अपनी फसलें वगैरह बो पाए फिर से, और सरकार उस पर कुछ पैसा ले लेती है, 3%। उसको भी सरकार कुछ माफ कर देती है, 1-2% उस पर ले लेती है। जो बच्चे जानते होंगे, किसानों के घर में होता है आपका, जिनके पास जमीन होती है थोड़ी बहुत, तो किसान क्रेडिट कार्ड होता है। ऐसे ये तकावी ऋण था, किसानों की मदद के लिए। ठीक है, आगे भैया, बलबन को भी उलूग खां कहा गया था। हाँ, दोनों को कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक को भी और बलबन को भी।
एमबीटी के समय पहले तो 1333 में कौन आया है? इब्न बतूता। और 1336 में, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक टॉपिक है। तो इसके समय राय बंधुओं, राय बंधु मतलब राइट ब्रदर्स, राय जैसे राइट ब्रदर्स जहाज बनाने वाले थे, ऐसे राय ब्रदर्स हरिहर राय और बुक्का राय ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली। दक्षिण में चले जाएंगे, दरअसल में भेजेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक ही, तो मोहम्मद बिन तुगलक इनको भेजेगा, वहां जाकर के स्वतंत्र हो जाएंगे। उनकी अपना एक कहानी है, किस्सा है, कितने चालाक थे ये दोनों, कैसे मुस्लिम बने ये थोड़े समय के लिए और फिर मौका देख करके फिर से हिंदू बन गए। इंटेलिजेंट लोग। अच्छा, हरिहर राय और बुक्का राय जिनकी वजह से राजा बन पाए, इनके गुरुजी का नाम था विद्याधर। क्या बोलोगे? विद्याधर। और राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की हम्पी। यह भी बेशक आप मत पढ़ना, क्योंकि 4 राजधानी रही हैं विजयनगर साम्राज्य की, मैं वो वहीं पर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है भैया, आपने नाखून क्यों काट दिए? भैया टाइम मिल गया, काट दिए। एमवीटी के समय 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर 2 वंश बनेंगे। एक तो आपका क्या बोलोगे, विजयनगर साम्राज्य 1336 में, और बहमनी साम्राज्य 1347, ये भी मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो क्या बोलोगे? एमबीटी का मतलब क्या है गुरुजी? पीछे लिख दिया है बच्चे, पिछली क्लास में देखो, मतलब 10 मिनट पहले बताया था एमबीटी का। बीच में आके बैठ जाते हुए एमबीटी बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अच्छा, अब आपके कमेंट सेक्शन ले लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से, बोलेंगे भी फटाफट से। बहुत बढ़िया हिमांशी तिवारी जी, टू मच थैंक यू। सोनू राजपूत, कोर्स पूरा कब तक हो जाएगा? कोर्स तो यार हिस्ट्री देखो बहुत लंबा समय है, फिर भी हम इसको प्रयास करेंगे कि बाकी आपके सब्जेक्ट जितने पूरे होंगे उससे पहले ही 2-4 दिन पहले ही कर लेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन ये लंबा समय है तो लास्ट तक तो चलेगा। यानी आप मान के चल सकते हैं इसको ऑलमोस्ट 25 दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक ये खत्म होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। छत्रपति शिवाजी महाराज कब आएंगे? आएंगे। बहुत बढ़िया भैया। आप इब्न बतूता बगल में जूता क्यों कह रहे हैं? अरे भैया ऐसे ही बस मस्ती में कह रहे हैं, मजाक में। विद्याधर कौन थे? इनके गुरु थे भैया, बताया तो। विद्याधर जी के घर जाना चाह रहे हो क्या? ऐसे रिसर्च तुम खुद किया करो। मैं तुमको विद्याधर के घर के बारे में, फिर तुम पूछोगे उनका फूफा कौन है, फिर उनकी बुआ कैसी दिखती थी, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है भैया, एमबीटी ये क्या बोलेंगे, जीएसटी का बेटा था क्या? हाँ जी, जितेंद्र यादव जी, बिल्कुल बेटा था। किसका? एमबीटी जी किसका? जीएसटी का, यानी गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था, मोहम्मद बिन तुगलक। और ठीक, आगे चले भैया। कोई एक शासक, यही एमबीटी है, ये मोहम्मद बिन तुगलक ही है जो होली खेलने गया था, होली के त्योहार में जिसने हिस्सा लिया था, होली के त्योहार में। हिंदुओं पर इसने किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेकर के 1388। इन सब के काल बहुत इंपॉर्टेंट है, और तुम याद रखना प्यारे बच्चे, जो मैंने पेन से लिखा ना आज तक, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1320 से 25 ये जीएसटी है, कौन? गयासुद्दीन तुगलक है। 1325 से 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये काल पूछा गया है, एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। और 1351 से लेकर के 88 तक आपका कौन है? ये है आपका, क्या बोलोगे? एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। अग्रगामी मतलब ये दोनों तो बाद में आए, ये दोनों तो बाद में आए, आज के इतिहासकारों ने लिखा है। जैसे देखोगे इलियट, ये आधुनिक काल का है, तो इसने लिखा ये जैसे लोग बाद में आए थे, इनसे पहले, अग्रगामी मतलब पहले आने वाला।
तो इनसे भी पहले इनके जैसा कौन आया था? फिरोज शाह तुगलक। क्यों भैया इन तीनों को एक जैसा क्यों बता रहे हैं? कि फिरोज शाह तुगलक जैसा था, ऐसा ही फिर एक सिकंदर लोदी आया, ऐसा ही फिर एक औरंगजेब आया। क्योंकि बहुत सारी रोक जैसे औरंगजेब ने लगवा दी, पीर मजारों पर जाना, ऐसी सिकंदर लोदी ने बहुत सारी रोक लगवाई, पीर मजारों पर जाना, हिंदुओं पर रोक लगवा दी कि आप गंगा जी स्नान, यमुना स्नान नहीं कर सकते हो, वहां तो तुम जो धार्मिक भावना के साथ बाल मुंडवाते हो वो नहीं मुंडवा सकते हो। संगीत को रोक दिया। ऐसे ही था एफएसटी, इसीलिए बोलते हैं एफएसटी अग्रगामी है इन दोनों का। सल्तनत काल का अकबर किसको बोलते हैं? ये इलियट ने कहा है, क्योंकि इसने जो लोगों की व्यवस्था के लिए काम किए, अपनी प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, विशेषकर इसने मुस्लिम जनता के लिए काम किए बहुत सारे, तो इसको सल्तनत काल का अकबर कहा गया। एक जैसे कर्म है इनके सबके। वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरोज, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी है जो 1320 से 25 रहा, उसके छोटे भाई रज्जब का बेटा था। उसके छोटे भाई रज्जब का बेटा था। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई तो भाई गद्दी पर आ गया, कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो दोनों क्या है? चचेरे भाई बहन है। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। इसकी माता का नाम, फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम है बीबी जैला, जो किसकी पत्नी हुई? रज्जब की, जो एक हिंदू थी। ठीक है भैया, आप भी हमारे गुरु हैं, हरिहर बुक्का की तरह हमको राजा बना दो। बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। तुमको राजा ही बनाने का काम अभी किया जा रहा है। नौकरी ले लो और फिर आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और अंत में आगे बढ़ते बढ़ते एक नाम आना चाहिए। कौन होता है देश में प्रधान सचिव? कौन है सबसे बड़ा सरकारी अधिकारी? प्रधानमंत्री का सचिव एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जो यूपीएससी पास कर ले, वही लोग सचिव होते हैं। स्टेट में सेक्रेटरी कौन होगा? सचिव कौन होगा? आईएएस। तो पहुंचो ना, तुम कितना मेहनत कर सकते हो, कितने बेहतरीन तुम काम कर सकते हो। भ्रष्ट होके नहीं पहुंचोगे इतने बड़े पदों पे, नहीं, कभी नहीं। भ्रष्ट होके तो बहुत नीचे तक रह जाओगे। इनकी माता का नाम बीबी जैला, हिंदू। ठीक है। तकावी ऋण जो एमबीटी ने किसानों को दिया था, अब समझना इसको अकबर क्यों कह रहे हैं। अकबर ने भी कई काम किए जो ठीक थे, लेकिन अकबर महान नहीं है। यू आर रॉन्ग, बहुत गलत तुमको पढ़ाया गया कि अकबर महान है। नहीं, अकबर महान कहने के पीछे कुछ कारण हैं, वो ठीक है, लेकिन सिर्फ उन कारणों की वजह से उसके जो गलत कृत्य उसके जीवन में रहे, उन पर इतिहासकारों ने पर्दा डाल दिया, और बहुत सारे अध्यापकों ने उस पर्दे को उठाने की कोशिश इसलिए नहीं की कि एक वर्ग उनसे नाराज हो सकता है। तो फिर तुम अध्यापक नहीं हो दोस्त। अगर तुम छात्रों को खुश करने के लिए पढ़ाते हो कि सभी लोग खुश हो जाए, मैं भी पढ़ा सकता हूं ऐसा, मुझे क्या जरूरत पड़ रही है किसी के बारे में कहने की कि तलवार की काट करके इसके दम पर। मेरे तो सभी आप छात्र हैं ना, तो मैं ऐसी बातें क्यों करूं? क्योंकि ये एक अध्यापक का कार्य है। नहीं करेगा कोई, मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा, कोई और करेगा। आगे आओ। तो इसको अकबर इसलिए कह रहे क्योंकि इसने एक बहुत बेहतरीन काम किया कि एमबीटी ने तो दिया तकावे ऋण, तो लोगों को, ये लोगों से पैसे लेता था, जैसे आज सरकार लेती है किसानों से। किसानों को सरकार टैक्स देती, वो सॉरी फंड देती है केसीसी के नाम पर, और फिर उस पर टैक्स लेती है, ब्याज लेती है। तो ये ब्याज लेता था एमबीटी। इसने बोल दिया कि कोई ब्याज नहीं है, जो ऋण आपके पास गया वो आपके पास गया। सल्तनत काल में जो 24 टैक्स थे वो इसने खत्म कर दिए, क्योंकि अकबर ने भी ऐसे ही टैक्स खत्म किए। जो टैक्स थे आपका, जैसे दास प्रथा पर कर लगता था, तीर्थ यात्रा पर कर लगता था, जजिया कर लगता था, तो वो अकबर ने खत्म कर दिए।
ऐसे ही इसने 24 कर खत्म कर दिए, लेकिन इसने 4 टैक्स लगाए। हालांकि कुल 5 टैक्स थे वो, लेकिन मुख्य रूप से 4 टैक्स है। एक है खराज कर, जो भूमि पर लगता था, जमीन पर, 1/6। जकात कर ये मुस्लिमों से लेता था, 2.5% उनकी टोटल इनकम का। जजिया कर ब्राह्मणों पर इसने लगाया, ये पहला शासक है। मैंने आपको बताया था सिंध पर जब जजिया लगा तो सिंध पर लगाया कासिम ने। फिर मैंने बोला था उत्तर भारत आपसे कभी पूछे तो उत्तर भारत में लगाया ऐबक ने, ठीक है, ऐबक ने। और ये जो एफएसटी है इसने ब्राह्मणों पर लगाया अपने क्षेत्र में। यानी अब से पहले ब्राह्मणों पर नहीं था क्या? नहीं, इसने बोला ये भी टैक्स देंगे, ये हिंदू भी टैक्स देंगे। और इसने इन टैक्स देने वाले हिंदुओं को जिम्मी कहा, यानी कि जजिया देने वाले ब्राह्मण। क्या कहा इसने? जिम्मी कहा। खुम्स कर, खुम्स कर कौन सा कर था? मैंने आपको बताया था लूट का। तो अलाउद्दीन खिलजी तो 80% ले लेता था, 4/5। ये कितना लेते थे? 1/5, यानी कि 20%। बाकी 80% लुटेरों का। अलाउद्दीन खिलजी लुटेरों से 80% ले लेता था, उनके पास छोड़ता था 20%। बोले तुम्हारा खाना खर्चा चलता रहे बस, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। सिंचाई कर हब ए सर्व, चलो, सिंचाई कर हब ए सर्व, ये उपज का 10% है। सद्दाम कह रहे हैं सर जी आप मुगलों से आप इतने जलते क्यों हैं? देखो मेरा ये मानना है कुछ लोग ऐसे होंगे। एक छोटे स्टेटमेंट में मैं आपको इस बात का दी एंड करता हूं। मेरा मानना है इस दुनिया में कुछ लोग लादेन के समर्थक भी हैं, मानोगे भाई यस और नो? और कुछ लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में जो लादेन के समर्थक हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में जो क्या बोलेंगे आपका, जो ओबामा के समर्थक भी होंगे। मानोगे या नहीं? मुशर्रफ पाकिस्तान का जो है इसके समर्थक भी दुनिया में लोग होंगे या नहीं होंगे? हिटलर ने दुनिया में तबाही मचाई, इसके समर्थक भी लोग होंगे नहीं होंगे? मुसोलिनी ने दुनिया में तबाही मचाई, इसके समर्थक लोग होंगे नहीं होंगे? तो ये दुनिया में जो तबाही मनाने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं होता इनसे सब ईर्ष्या रखते हैं, इनके फॉलोवर भी होते हैं। तो सद्दाम ये शायद मुगल तुम्हारे फूफाजी लगते होंगे, इसीलिए तुमको बड़ा बुरा लगता होगा। जो हिटलर का फॉलोवर है उसको हिटलर के बारे में कुछ बताया जाएगा तो बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ऐसा होता है अपने अपनी विचारधारा के किसी व्यक्ति को, क्योंकि जो आतंकवादी प्रवृत्ति का होता है उसको आतंकवाद की बातें बुरी नहीं लगती हैं, उसको तो वो अच्छा लगता है। जिहादियों को जिहाद की बातें अच्छा लगती हैं। लेकिन जो ये ओबामा के समर्थक है, ठीक है, कुछ लोग भगवान श्री राम के समर्थक होंगे, भगवान श्री कृष्ण के समर्थक होंगे, तो एक सत्य का मार्ग है। तो मेरे दोस्त हम इस मार्ग पर चलने वाले हैं और दुनिया में हमें कोई डिगा नहीं सकता। ये बात आप उन अध्यापकों को समझाना जिनके अंदर जीवन मृत्यु कोई भय होता होगा। ये जो छोटी चीजें है ना, मैं इनको पार करके आया हूं, बहुत पार। तो ये बस इतना सा अंतर है आपके थॉट प्रोसेस का, और कुछ नहीं है। आओ वापस। सिंचाई कर ये हबे सर्व इसने लगाया, मतलब लोगों को इसने नहरें खुदवाई। तो नहरें खुदवाने के बदले में लोगों से टैक्स लिया, उपज का 10%, जैसे आज की सरकारें भी लेती हैं टोल के नाम से। आप सड़क पे चलते हो तो सड़क की मरम्मत कौन कराएगा? कोई कोई आदमी टोल पे जाके कह रहा है ये मेरे पास पुलिस का कार्ड है। अरे भैया पुलिस की नौकरी कर रहा, टैक्स देना। मेरे भाई उसमें है, मेरे चाचा जी इसमें, स्टाफ चला रहे हैं लोग। स्टाफ देश में बहुत सारा, देश की बर्बादी का कारण है स्टाफ चलाना। तुमको सरकार पैसा क्यों देती है? ये नेता लोग खाने के लिए कम है क्या? प्लस में तुम भी खाने लग गए, तुम बचाने लग गए। आप कहेंगे भैया हमारे पास तो थोड़ा सा है, तो देगा कौन फिर? सभी लोग ऐसे सोचेंगे तो
सब हमारा है, यही रेगुलेशन बनता है। हम लोग कमाते हैं, हम टैक्स देते हैं, टैक्स से लोगों को, जनता की इस कमाई से लोगों को, सरकारी नौकरी जो आप करोगे ना, आपकी तनख्वाह इन किसानों के द्वारा की गई पैदावार से जाएगी, यही रेगुलेशन है। लोग जो पैसा देंगे बैंकों में, जो जमा करेंगे, बैंक उसको इन्वेस्टर को देंगे, इन्वेस्टर बिल्डिंग बनाएंगे, लोग उस पैसा कमाएंगे, टैक्स गवर्नमेंट को देंगे, टैक्स आपकी सैलरी में जाएगा, आपको पैसे मिलेंगे और विकास के काम होंगे, यही प्रोसेस है। नेता लोगों को छूट है, सायरन वाली 4 गाड़ियां जाएंगी और टोल गेट अपने आप से एकदम से खुल जाएगा, आम आदमी को एकदम से लूट लिया जाएगा। ठीक है, आम आदमी, मैं कहता हूं कि देश में जो प्रोसीजर है वो सभी पर लागू होना चाहिए। एक टोल एमएलए भी देगा, एक टोल एक आम आदमी भी देगा। किसान को पहले ही लूट दिया गया, छूट करनी है तो किसान की करो ना। किसान नाम से कार्ड बनना चाहिए ऐसे कि किसान है देश का, क्योंकि उसके चावल को तुमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 रुपए 200 रुपए किलो बेचा है, और उससे वही चावल तुमने 20 रुपए किलो ले लिया, 2000 रुपए कुंटल, 2500 रुपए कुंटल, 3000 रुपए कुंटल, और बेच रहे हो उसको कितना, 20,000 15,000। ऐसे ये लेता था सिंचाई कर, हब ए सर्व, उपज का 10%। इतलाक प्रथा शुरू की, दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल है। इतलाक प्रथा क्या थी कि जो ये टैक्स इकट्ठा करते थे, तो टैक्स इकट्ठा करने में अधिकारी इसको नियुक्त किया गया, और अधिकारियों को थोड़ी छूट दी गई कि भाई 50% टैक्स जो है वो सीधे जमा करेंगे और 50% अपने पास कंट्रोल करके जमींदार तब राजा को देगा। तो इसमें इतना भ्रष्ट, बोलते इतना भ्रष्टाचार इसमें फैल गया कि इसके सैनिक खुद भाई भ्रष्टाचार करेंगे, क्योंकि 50% उनके फेवर में आ गया। तो इतलाक प्रथा थी जो भ्रष्टाचार का कारण बनी। इसने इक्ता प्रथा को पुनः शुरू किया। मैंने बोला कि इक्ता किसने खत्म कर दी थी? तो इक्ता प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। खत्म किसने कर दी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला मेरी सेना मेरी जिम्मेदारी है, एक जमीन के टुकड़े पर नहीं पल सकती। तो इसने फिर से जमीन के टुकड़े देने शुरू किए और उसे वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत मतलब बोला कि इक्ता जो चला गया ना एक के पास, तो ये आदमी जो सैनिक को इक्ता मिलेगा, अब सैनिक जो बूढ़ा हो जाएगा तो इसके बेटे को, फिर उसके बेटे को, मतलब वंशानुगत मिलता रहेगा, चाहे वो सेवा दे या ना दे। अगर बेटा नहीं है तो बेटी को भी दे सकता है, बेटी को नहीं देना चाहता दामाद को भी अपना इक्ता दे सकता है, फिर उसके बच्चों को मिलेगा, या अपने किसी नौकर को या दास को भी दे सकता है अगर चाहे। तो इसने बोला कि इक्ता जिसने सेवा एक बार दे दी, जैसे पेंशन मिलती है आजीवन फिर पुराने लोगों को, ऐसे इसने कर दिया इसको। ठीक है, याद रख लेना इसके समय में सर्वाधिक दास थे, बहुत सारे लोगों को, दासों को इसने भर्ती किया था, स्लेव्स। भैया बलबन ने भी तो की थी, नहीं बच्चे ध्यान से सुना करो जो मैं बताता हूं आपको। मैंने आपसे कहा था बलबन ने पुरानी एकता खत्म की थी, नई एकता नहीं खत्म की थी। इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी स्थायी सेना। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए, दासों के लिए दीवान ए बंदरगान बनवाया। भाई क्योंकि दास इसके समय पर 1,80,000 दास थे। इतने दासों का ये क्या कर रहा था भैया? बाजार लगा रहा था क्या दासों का? इसने बहुत सारे काम किए। अशोक के इतने बड़े स्तंभों को हजारों लोग लगा करके स्तंभों को पैदल रुड़का के ला रहे हैं, हाथियों से खींच के, धक्का लगा लगा करके। टोपरा स्तंभ जो हरियाणा में था वो टूट भी गया था, जिसको वहां अच्छा नहीं लग रहा था वो रखा हुआ, बोला इसको दिल्ली लेके आओ। हजारों दासों को तो इसी काम में इसने लगा दिया। ऋतिक यादव मेरे दोस्त, लव यू टू। चलो बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? दासों की भर्ती के लिए, अब ये तो नियंत्रण के लिए हो गया, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन भर्ती के लिए अर्ज ए बंदरगान विभाग बनाया। अर्ज ए बंदरगान। भैया सल्तनत काल के दौरान चराईकर और गढ़ीकर
देखो, चराई कर मैं आपको बता देता हूं, ये बहुत सारे लोगों ने लगाया है, अलाउद्दीन खिलजी के समय से था। चराई कर प्यारे बच्चे ये पशुओं पर लगता था, जो लोग पशु रखते थे। और गढ़ी कर ये हाउस टैक्स था, ये घर पर लगता था, हाउस पर। ठीक है। दान के लिए दीवान एक खैरात बनवाया, दान देता था ये। लेकिन दान किनको देता था? मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए सिर्फ, यानी मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए और विधवाओं के लिए देता था। तो दिक्कत ये सब किसका चल रहा है? फिरोज शाह तुगलक के बारे में चल रहा है। अरविंद पुनिया मेरे दोस्त, लव यू टू। ठीक है। सुनील चौहान, दिखाओ भाई, ऊपर कमेंट दिखाएंगे रेड मुंह वाले बच्चे का। मोहम्मद शमशीर कह रहे हैं गुरुजी, भारत में पहले मुस्लिम समाज नहीं था क्या? प्लीज कुछ बोलो। नहीं, पहले नहीं थे, पहले कहीं भी नहीं थे, इस दुनिया में कहीं नहीं थे। अब देखो ना, 570 मोहम्मद साहब का जन्म, 610 में तो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। 610 में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, 610 एडी, यानी आज से 2022 चल रहा है, इससे कितने साल पहले? तो क्या बोलोगे भैया? 1000, और क्या बोल दोगे? 1400 साल पहले लगभग। तो 1400 साल पहले जो इस्लाम की नई शिक्षाएं, ना के बराबर लोग, आप कहेंगे मोहम्मद साहब कौन थे? तो इस्लाम की कुछ शिक्षाएं थी, नई शिक्षाएं हैं जो मोहम्मद साहब ने दी और इस्लाम का प्रचार प्रसार किया नई शिक्षाओं पर। पहले नहीं था ऐसा कोई धर्म। चलो, तो मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए किया इन्होंने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीवान ए इस्तिहाक, ये वृद्धों को पेंशन किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए रिसालत, रसालत नहीं, एक तो अलाउद्दीन खिलजी के समय था रसालत, वो था विदेश विभाग के लिए, और लोक शिकायत के लिए, लोक शिकायत, पब्लिक कंप्लेंट के लिए, ताकि लोग शिकायत कर पाए, इसके लिए दीवान ए रसालत। दीवान ए मुस्तकराज, लोगों से लगान वसूल करने के लिए, लगान मतलब जमीन का जो टैक्स था। भित्ति चित्रकारी, वॉल पेंटिंग, दीवारों पर कोई चित्र नहीं बनाएगा, वॉल पेंटिंग क्या कर दी इन्होंने? बंद कर दी। मुरल पेंटिंग जिसको हम बोलते हैं, सोने चांदी के बर्तनों का प्रयोग इसने बंद कर दिया। महिलाओं के पीर मजार पर जाने पर इसने रोक लगा दी। इसने बहुत सारे नगर बसाए, फिरोजा शाह कोटला, फतेहाबाद, और भी। इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। जौनपुर आएगा, जिसको हम सिराज हिंद बोलते हैं उत्तर प्रदेश का, वो कल की क्लास में आएंगे। शोभनाथ जी, टू मच थैंक यू। सबको बहुत सारा प्यार है, सबको। बस आप पढ़ते रहो, सीखते रहो और जानते रहो। ये कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए। आप देखो जाकर के इस कंटेंट को, बस थोड़ा सा हम विस्तारित कर दें कि दीवान मुस्तकराज का कार्य क्या होता है, तो ये यूपीएससी का कंटेंट बन जाएगा पूरा कंप्लीट। ये आपके हमेशा काम आने वाला कंटेंट रहेगा। आप जब आगे तैयारी करोगे, इसी के आधार पर चीजों को बस विस्तार से जानते रहना, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।